तो आज जो है टीचर्स डे है और हैप्पी टीचर्स डे होती है ना। टीचर्स डे में हैप्पी का मतलब हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री में क्या है, बहुत बढ़िया है जो है नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ाना चाहते हैं। कौन आकाश, आ जाइए पढ़ाइए। कुछ क्वेश्चंस आकाश से तुम लोग पूछ सकते हो और उसका परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। ओके, अच्छा ठीक है। नेशनलिज्म इंडिया ये होना चाहिए, एक वीडियो तो रहना चाहिए, ठीक है ना। आज तो सुबह दीदी लोग भैया लोग आए तो सुबह पढ़ी, ठीक है। नहीं हिंदी में बोलो, हिंदी इंग्लिश बोलो। स्टार्ट, हम स्टार्ट कर देंगे। ओके गुड, बोलिए स्टार्ट। नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म हमारा जो था ये एक आइडिया था जब हम लोग एक यूनिटी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जब हम लोग सबको एक स्प्रेड करते हैं और हम लोग ये बताते हैं कि हमारा ओरिजिन एक ही जगह से हुआ है। तो हमारा जो फर्स्ट नेशनलिज्म इन इंडिया का टाइमिंग था, जो फर्स्ट नेशनलिज्म की भावना थी, वो स्टार्ट हुई थी 1857 में, जो था हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 में जो हमारी फर्स्ट म्यूटिनिटी हुई थी। और हमें जब आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी, वो थी 1947 में। तो हमने इस 90 ईयर्स के लेंथ में हमने पूरा अपना आज़ादी, अपनी इंडिपेंडेंट आईडी बना ली थी। तो 1857 में हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। और उसके बाद अगर ये हमारे पे 8th की हिस्ट्री से रिलेट करता है, जो था द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 एंड आफ्टर। इसमें क्या हुआ था, जब हमारी 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी तो ये 1 साल तक चली थी। 1858 में ये तब हुआ था जब इंग्लैंड, ये खत्म तब हुई थी जब इंग्लैंड की जो क्वीन एलिजाबेथ थी उनने इंटरफेयर किया था। और उसके बाद जब तक 1707 से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पावर में थी, 1707 से 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पावर में थी। बट 1858 के बाद, टू बी प्रिसाइज 1858 के बाद आई थी हमारी इंग्लैंड पावर में। अब इसका हमारे चैप्टर से रिलेशन क्या है? इसका हमारे चैप्टर से रिलेशन होगा जब गांधी जी इंडिया में आएंगे, तो हम तब तक के लिए बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे 1885 में, जब ए और ह्यूमन ने कांग्रेस बनाया था। ये इसलिए हुआ था क्योंकि जब 1857 में इंग्लैंड को पता चला था कि इंडियन के पास पावर है रिवॉल्ट करने की, तो उनने इंडियंस को कुछ पावर दी थी और उस पावर के अकॉर्डिंग कांग्रेस फॉर्म हुआ था। इसके बाद हम लोग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। फास्ट फॉरवर्ड करते हुए हम आ जाएंगे 1905 में, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। ईस्ट और वेस्ट में। इस पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से ये इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। और जहाँ तक हमें पता है, रिवर हुगली में सबसे पहले ब्रिटिश आए थे और उनने अपना बैटल ऑफ प्लासी भी बांग्लादेश में, बंगाल में लड़ा था, जिसकी वजह से उनकी मेन पावर यही थी। इसलिए वो यहाँ पे सबसे पहले अपना जो एरिया था वो मोबिलाइज करना चाहते थे। और जब ये पार्टीशन हुआ तो इसके अगेंस्ट ऑफकोर्स हम बोलेंगे, इसलिए यहाँ पे फिर बात है स्वदेशी मूवमेंट 1906 में। अब यही स्वदेशी मूवमेंट बहुत ज़्यादा कुछ जगहों पे वायलेंस में था और कुछ जगह पे नॉन वायलेंस में था। तो अब हमारा जो कांग्रेस था वो दो फॉलो करता था नॉन वायलेंस में ज़्यादातर, बट यहाँ पे वायलेंस भी होने लग गया था। तो डिफरेंट ओपिनियंस आने लगे, जिसकी वजह से कांग्रेस 2 भागों में डिवाइड हो गया था, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, जैसे हम लोग बाद में कहेंगे नरम दल और गरम दल। तो जब ये डिवाइड हुआ था, ये हुआ था 1907 में कांग्रेस हमारा डिवाइड हुआ था। ये मैं कर दूँ, नहीं तो वाला लाल वाला लग जाएगा तो ऑफ हो जाता है। हाँ बेटा, आज टीचर्स डे के लिए अभी आकाश नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा रहे हैं, ठीक है बेटा, सुनते जाइए। ये हमारा कांग्रेस डिवाइड हुआ था। अब इसका हमारे नेशनलिज्म इन इंडिया से क्या रोल है? क्योंकि इसके बाद आते हैं महात्मा गांधी जी इंडिया में।
इंडिया में वो आते हैं 1915 में साउथ अफ्रीका से। अब जब वो इंडिया में आया तो उन्हें इंडिया में कॉमन लोग जो थे उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला था। अब वो अकेले तो ये सब नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें चाहिए थी पावर। पावर किसपे थी? पावर थी कांग्रेस पे। बट प्रॉब्लम ये थी कि स्वदेशी मूवमेंट के बाद कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो गया था। तो इसलिए उन्होंने 1916 में इन दोनों को दोबारा यूनाइट किया था। ये भी 8th क्लास की बुक में है, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि महात्मा गांधी ने आने के बाद, क्योंकि हमारी बुक में गया 1915 से वो सीधा 1917 में, जहां पे उन्होंने चंपारण किया था बिहार में। हाँ बेटा, अभी अभी जो ज्वाइन किया तो आज टीचर्स डे है, तो आकाश अभी नेशनल इंडिया पढ़ा रहे हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो हम लोग का हैप्पी टीचर्स डे का एज पर हिस्ट्री होती है और उसमें नेशनल इंडिया पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सुनते जाइएगा सब। तो हमारी बुक में दिया है कि वो 1915 में आए और 1917 में उन्होंने चंपारण किया। बट इस 2 साल के जो पीरियड था, उन्हें सबसे पहले जो मेन वर्क किया था वो था कांग्रेस को यूनाइट करना। क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में डिवाइड थी। तो उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस को यूनाइट किया था। फिर विद द हेल्प ऑफ कांग्रेस एंड हम लोग कह सकते हैं कनेक्शंस, उन्होंने ये 2 मूवमेंट कराए जो सक्सेसफुल गए। चंपारण उन्होंने क्या था? इंडिगो कल्टीवेटर्स के लिए। क्यों? क्योंकि जब इंडिगो प्लांटेशन होता है तो उसके बाद जो सॉइल होती है वो इतनी फर्टाइल नहीं होती थी, तो वो अपने लिए सोर्स ऑफ फूड जो उनका राइस था वो उसका कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने चंपारण किया। और खेदा जो थे, वहाँ के जो वर्कर्स थे, उनको एक फ्रेंडली कंडीशन नहीं मिल पा रही थी जिससे वो वर्क कर सकें, इसलिए उनने वहाँ पे भी उन वर्कर्स के लिए सत्याग्रह किया था। अब जो सत्याग्रह मैंने यहाँ वर्ड यूज किया वो थी गांधीयन आइडियोलॉजी। सत्याग्रह का मतलब ये है ट्रुथ एंड द नीड फॉर ट्रुथ। वो ये मानते थे कि अगर कोई चीज सच है और वो सच चीज अगर बुरी है तो हमें किसी को फोर्सफुली उसे दिखाना नहीं है कि ये देखो ये सच है, नहीं, हमें उन्हें बताना, उन्हें समझाना है। क्यों? क्योंकि सच जो होता है वो उसमें इतनी पावर होती है कि अगर सामने वाले को वो एक बार उसकी आंखें खुल जाए तो वो गलत जगह पे जा ही नहीं सकता। इसलिए उनका यही आइडियोलॉजी थी कि हम ब्रिटिशर्स को सच दिखाएंगे कि हाँ, हमारे साथ बुरा हो रहा है तो हमें ये हमारा राइट है कि हमें एक फ्रेंडली कंडीशन चाहिए। तो इसलिए उन्होंने 1918 में एक और मूवमेंट किया था, अहमदाबाद में। तो उन्होंने 3 सत्याग्रह किए थे 2 साल के अंदर। चंपारण बिहार में, खेदा गुजरात में और अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स मूवमेंट। उसके बाद बात आती है यही जो मैंने कहा था कि 1857 के बाद 1858 के बाद इंग्लैंड का पावर आती है। अब गांधी जी जो थे वो ये सारे मूवमेंट करा पा रहे थे और ब्रिटिशर्स इनके अगेंस्ट वायलेंस यूज नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी यहाँ पे हथियार उठा नहीं रहे थे। और जो इंग्लैंड का यही था कि अगर सामने वाला हम पे हमला करेगा तो हम पे हमला करेंगे। अब गांधी जी ने हमला कर नहीं रहे और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स अपनी पावर खो रही थी, तो इसलिए उनने जल्दबाजी में एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट 1919 में। इस एक्ट के अंदर ये कहा गया था कि अगर कोई भी पॉलिटिकल वर्कर है, अगर कोई भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है तो, और ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन, अगर ब्रिटिशर को शक होता है कि ये इस मूवमेंट में था, तो विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी इंक्वायरी वो उसे 2 साल की जेल दे सकते हैं और उन्हें कोर्ट में पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक्ट अब इनके जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, ये राइट टू फ्रीडम टू प्रोपेगेट, प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, रिलीजन, वो इन सब के अगेंस्ट जाता है। तो रॉलेट एक्ट हुआ था। अब रॉलेट एक्ट हुआ था तो यहाँ पे अब लोग इसे अपोज करने लगे थे लार्ज अमाउंट में, और इसकी वजह से हमारा एक चीज हुआ था जो था जंगल वाला भाग। वो इसलिए हुआ था क्योंकि जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था और उसी की वजह से लग गया था मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ में अंडर जनरल ड्वायर
जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जहाँ पे आधे लोग बैसाखी के लिए आए थे और आधे लोग जो प्रोटेस्ट करने आए थे। बट वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सबको शूट आउट कर दिया गया और उन्हें वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मार दिया गया था। अब जब 1919 में ये चीज़ हुई थी तो जो पावर थी गांधी जी की वो काफ़ी ज़्यादा, हम लोग कह सकते हैं लाइक लोग काफ़ी ज़्यादा डिमोरलाइज हो गए थे। अब ये चीज़ तो हो गई, तो इसकी वजह से हिंदू लोग तो काफ़ी ज़्यादा भड़क गए थे कि ऐसा क्यों हुआ। पर बात ये कि अब हिंदू हमारे इंडिया में था, हमारा इंडिया एक जैसे हम बोलते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, तो हम लोग सिर्फ हिंदूज नहीं थे, इस समय मुस्लिम्स भी थे और अदर कास्ट भी थे। तो अब गांधी जी का जो मेन मोटिव था वो था कि अगर हम लोग किसी भी तरह इन सबको मिला दें और एक मोमेंट में ले आए तो वो मोमेंट बहुत पावरफुल हो सकता है। इसलिए अब ये चीज चल रही थी पूरी इंडिया में। बट अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी जा रही थी। जिसमें अगेंस्ट जो विक्ट्री टीम थी उनने जो अगेंस्ट टीम में था ओटोमन एम्पायर। तो जो ओटोमन एम्पायर था वो कंसिस्ट करता था मुस्लिम्स का, इसमें प्योर 100% मुस्लिम्स ही रहते थे। तो ओटोमन एम्पायर था मुस्लिम्स का और इनके जो लीडर था उसे हम कहते थे खलीफा। उन्हें कहा जाता था खलीफा। तो अब जब 1918 में ये हार गए थे तो 1919 में कमेटी बैठाई गई थी कि जो ट्रीटी बैठाई जाए और उस ट्रीटी में जो हारी जो टीम है उसके साथ क्या होना चाहिए उस चीज़ को डिस्कस किया जाए। तो ये र्यूमर्स चल रहे थे कि जो खलीफा है उन पे हार्श ट्रीटी होने वाली है जिसमें एग्जीक्यूशन भी हो सकता है या उनकी पावर भी छीनी जा सकती है। तो ये सिर्फ रूमर्स चल रहे थे। अब ये ही रूमर्स बहुत ज़्यादा अपोजिंग थे, क्यों? क्योंकि खलीफा को एक स्पिरिचुअल गॉड की तरह देखा जाता था मुस्लिम्स के अमंग। तो यही इशू था जो 1920 में गांधी जी ने इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया था विद द हेल्प ऑफ अली ब्रदर्स who were शौकत अली एंड मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली गांधी से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये खिलाफत इशू चल रहा है। तो अगर हम लोग इसी चीज़ को इंडिया में बताएं कि ऐसा कुछ चल रहा है तो हम लोग किसी ना किसी तरीके से हिंदूज और मुस्लिम दोनों को यूनाइट करके एक पावरफुल मूवमेंट बना सकते हैं। तो उनने सितंबर में ये चीज़ प्रपोज की थी। जो कांग्रेस के सेशन हुआ था उसमें इन्हें सितंबर में ये चीज़ प्रपोज की थी कि हम लोग खिलाफत इशू के साथ साथ हिंदू और मुस्लिम्स को मिला यूनाइट कर सकते हैं। बट ये चीज़ सुनने में आइडियल लग रही थी, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी चीज़ें होनी थी और शायद पॉसिबल हो ना हो। खिलाफत इशू की वजह से हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो या ना हो, ये चीज़ कुछ कांग्रेस मेंबर्स को लगा कि ये पॉसिबल नहीं है। तो उन्हें ये यकीन दिलाने में कि हाँ ये पॉसिबल है, गांधी जी और अली ब्रदर्स पूरे इंडिया में वाइड स्प्रेड गए, लोगों को बताया और इन द एंड 1920 में ही दिसंबर में खिलाफत जो इशू है कांग्रेस ने मान लिया कि हाँ
ये भी एक इशू है, हम लोग हिंदू और मुस्लिम्स को इससे यूनाइट कर सकते हैं। और फिर होता है 1921 जनवरी में नॉन कॉपरेशन। खिलाफत मूवमेंट। अब इस मूवमेंट का मतलब यही था कि गांधी जी ने अपनी एक बुक में लिखा था कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में सक्सेसफुल इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडियंस अभी तक उन्हें कॉपरेट कर रहे थे। वो चाहते थे कि ऐसा कुछ हो जिसमें ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस के पास इक्वल पावर हो। तो इसलिए वो चाहते थे कि हम दोनों मिलकर रूल करें, बट ब्रिटिशर्स ऐसा चाहते नहीं थे। इसलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था विद हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो इसका मेन पर्पस यही था कि वो पीसफुल रखेंगे, लेकिन वो ब्रिटिशर्स को ये दिखाएंगे कि हाँ हमारे पास भी पावर है, हम भी तुम्हारी तरह इक्वली स्टैंड करते हैं। ये चीज़ चल रही थी पीसफुल, बट ये ज़्यादा लंबे तक नहीं चली। जब 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। इसमें जो कुछ लीडर्स को अरेस्ट किया गया था जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के थे, और उन्हें अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में रखा गया था। और वहाँ लोग पीसफुल तरीके से गए थे कि हम लोग वहाँ से जाके ब्रिटिशर्स से बात करके उन लीडर्स को बाहर उन्हें बेल दिलवाएंगे। बट प्रॉब्लम ये भी कि वहाँ के जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें जब इतने लार्ज अमाउंट में क्राउड देखी तो उन्हें फायरिंग शुरू कर दी। और इसकी वजह से जो लोग प्रोटेस्ट पीसफुली करने गए थे उनने भी अपने लाठी ले ली और वहाँ पे लाठी चार्ज शुरू हो गया, जिसकी वजह से 22 पुलिसमैन मारे गए, स्टेशन को जला दिया गया। तो इस चीज़ की वजह से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसे दोबारा बंद कर दिया गया। अब इसके बाद थोड़ा सा टाइम चला जब 1922 से 1924। अब ये टाइम था जहाँ पर डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से अपने अपने मूवमेंट शुरू कर दिए ब्रिटिशर्स को अपने एरिया से हटाने के लिए। वहीं पे अगर हम बात करें जाए तो फिर ट्राइबल्स लोग आते हैं, और ट्राइबल्स लोगों में एक इंसान है राजू, जिनने एक लीडरशिप की अपने लिए पोस्ट ली। और उनने 1922 से लेकर 1924 तक गुरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू उनने वायलेंट तरीके से ब्रिटिशर्स को एम्बुश किया, उनके रिसोर्सेज लिए और उन्हीं के अगेंस्ट यूज़ किया। उनका मेन पर्पस था कि उन्हें ब्रिटिशर्स को वहाँ से हटाना। बट ये ज़्यादा देर चला नहीं। जब 1924 उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद उन्हें एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। उसके बाद हम थोड़ा अगर आगे आए तो 1927 में, अब ये थोड़ा सा टाइम जब पीसफुल होने लगा था तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक मौका ढूंढा कि हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट देखें, क्योंकि 1926 के बाद इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश फॉरेन गुड्स रिड्यूस बाय हाफ। तो जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ट्राई कर रहे थे कि हम लोग अब खुद से जो चीज़ अपना प्रोडक्ट खुद बनाएं। तो 1927 में FICCI को फॉर्मेशन हुआ। FICCI है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो इसे फॉर्म किया गया था दो लोगों के थ्रू, जो थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड GD बिरला। अब 1927 में इंडियन हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका फाइनेंशियल पावर आ गई थी। और उसके बाद एक हमारी खुद की इंडिपेंडेंट आर्मी का फॉर्मेशन हुआ था, जिसे कहते हैं हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, 1928।
यहाँ तक जितने भी हमारी इंडियन आर्मी थी वो ब्रिटिशर्स के अंदर आती थी, कोई ना कोई ऑफिसर था जो ब्रिटिश का था और वो कंट्रोल करता था। लेकिन HSRA प्योर इंडियन थी, इसमें कोई भी हिंदू हो, कोई भी मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो HSRA में आ सकता है और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपना हथियार उठा सकता है। उसके बाद 1929 इंडियंस के पास फाइनेंशियल पावर आ गई, मिलिट्रिकल पावर आ गई। अब इंडियंस के पास फाइनेंशियल पावर आ गई, मिलिट्रिकल पावर आ गई, तो अब ये टाइम था जब हमें ये बताना है कि अब हम भी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। 1929 में लाहौर सेशन था। पूर्ण स्वराज को डिमांड किया गया था। उन्होंने हमें कह दिया था इसी दिन कि हमें टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स नहीं चाहिए। और यही वो टाइम था जब हमने ये डिक्लेयर किया था कि 26 जनवरी को हम लोग अपना फर्स्ट फ्लैग होस्ट करेंगे। इसलिए रिपब्लिक डे को भी 26 जनवरी को ही बनाया जाता है। तो हमने यहाँ फाइनेंशियल पावर रख ली, मिलिट्रिकल पावर रख ली, पॉलिटिकल पावर रख ली। इसके साथ 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह, गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया था। ये जो सॉल्ट सत्याग्रह था ये 240 माइल्स का एक मूवमेंट था जिसमें 78 डेलीगेट स्टार्टिंग में थे। उसके बाद धीरे धीरे जितने भी लोग थे जो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, गांधी को सपोर्ट करते थे, वो इसमें आए। अब सॉल्ट सत्याग्रह इसलिए हुआ था क्योंकि जो सॉल्ट है, जो सबसे ज़्यादा बेसिक फूड आइटम है, उस पर टैक्स लग गया था। तो उसी टैक्स को हटाने के लिए सॉल्ट सत्याग्रह को स्टार्ट किया गया था और यहीं से हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के स्टार्ट होता है। जहाँ तक हम चाहते थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम लोग दिखाना इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि हाँ हमारे पास पावर है, हमें भी रिकॉग्नाइज करो। बट यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया था कि हमें तुम्हारे जो रूल्स हैं वो ऑफेंसिव है, हमें वो नहीं चाहिए। यहाँ से लॉज तोड़ना स्टार्ट कर दिया गया था। उसके बाद 1931 में जो इरविन थे वो एक ब्रिटिश की तरफ से थे, एक रिप्रेजेंटेटिव थे। वो गांधी से मिलते हैं 1931 में और वो ये प्रपोज करते हैं कि अगर आप हम पीस चाहते हैं तो आप हमसे मिलें, हम लोग एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करा सकते हैं और उसमें हमें कॉमन सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं जिससे आप लोगों का भी फायदा होगा और हम लोगों का भी फायदा होगा। ये वाला बोल वो लोग भी ना कोई सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। वशिष्ठ क्या पढ़ाओगे, प्रेम क्या पढ़ाओगे, अर्ना कुछ नहीं, यथार्थ ज्योमेट्री सही है और आर्ट्स नहीं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। अब जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था ये इससे पहले भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, आई थिंक 1928 और 1929 में हुआ था वो, बट वो फेल हो गया था क्योंकि उस समय INC में जो गांधी जी थे वो यहाँ खुद नहीं थे, वो अपीयर नहीं हो पाए थे, इसकी वजह से वो अल्टीमेटली फेल हो गया। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए तो थे
लेकिन ये भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इरविन जी जो थे वो ट्राई कर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से ब्रिटिश को पावर दी जाए और गांधी जी को वो ऑप्रेसिव लगा, तो अल्टीमेटली ये भी फेल हो गया। उसके बाद 1932 में एक पूना पैक्ट होता है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं गांधी अम्बेडकर पैक्ट। इसका जो कॉमन रिजल्ट निकला था उसमें ये निकला था, लाइक दोनों पार्टीज ने प्रपोज किया था कि जो रिजर्व कास्ट है, मतलब रिजर्व सीट्स हैं, हम लोग जो हमारी इलेक्शन कमेटी है उसमें कुछ रिजर्व सीट्स रखे जाए कास्ट के लिए, जैसे कि ओबीसी, एसटी और एससी। तो इसमें यही एक साइड पार्टी ये बोल रही थी कि हम लोग एक सेपरेट इनके लिए इलेक्शन कमीशन बनाएं, और एक साइड पे बोल रही थी कि नहीं, हमें इन दोनों को एक ही जगह पर रखना चाहिए। तो अल्टीमेट रिजल्ट ये था कि इनके लिए रिजर्व सीट्स तो हैं, बट वो कॉमन जो जनरल हमारा इलेक्शन होता है वो उसी के अंदर आएगा। उसके बाद जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म, तो हम लोग पॉलिटिकल, मिलिट्रिकल, इंडस्ट्रियल पावर से तो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हमने फिर आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म भी किया था, जिसकी वजह से जैसे नेशनलिज्म हम लोग इन तरीके से तो कर सकते हैं, वाइड स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन एक कॉमन आइडेंटिटी हम तब ला सकते हैं जब सबका माइंडसेट एक जैसा हो। तो रोमांटिसिज्म फॉलो किया जा रहा था। इसमें हम लोग अपनी हिस्ट्री, अपने फॉल्क स्टोरीज, जैसे 1857 की मेटर्निटी जो भी थी, जिसमें रानी, झांसी की रानी, गोबर सिंह और ये सब लड़े थे, तो उस स्टोरी से लेकर जहाँ तक फिर जितना भी हुआ है उन सबको रिकॉग्नाइज किया जा रहा था। और अमिंद्रनाथ टैगोर ने हमारे जो मातृभूमि जो है भारत माता, उनकी इलस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे, और इंडियन फ्लैग भी यहीं पे इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें हमारा ट्राइकलर था, ऑरेंज, वाइट, ग्रीन, और उसके बीच में एक व्हील था जो ये दिखाता है कि हम आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, जिसमें हम ये दिखाते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, तो उसे भी डिज़ाइन किया गया था। उसके बाद तो जैसे कि हमें पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की जो जर्मनी, जो नाजी जर्मनी थी, उसने फाइट किया था, लेकिन उससे पहले 1938 में सुभाष चंद्र बोस वहाँ जाते हैं और हिटलर से मिलते हैं, और हिटलर के साथ मिलने के बाद वो वहाँ से जितने भी इंडियंस वहाँ पे मौजूद थे उन्हें विद आर्म्स, लाइक विद वेपन्स, वो इंडिया आते हैं और HSRA की तरफ से ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ते हैं। और उसके बाद ये पावर हमारी मिलिट्री की होगी। उसके बाद 1942 में जब हम लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे इंडस्ट्रियल, पॉलिटिकल और मिलिट्रिकल एस्पेक्ट से, तब हमने ये एकदम ही डिक्लेयर कर दिया था कि अब हमें ब्रिटिश इंडिया में चाहिए नहीं, और फिर हमने कह दिया था भारत छोड़ दो। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया था क्विट इंडिया मूवमेंट। ये जो चीज़ है कि 8th क्लास में भी चैप्टर में दिया है, एक बॉक्स में दिया है ये भी सुभाष चंद्र बोस का। उसके बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हमारा हुआ, और उसके बाद छोटे मोटे मूवमेंट हुए, और उसके बाद 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। पर यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्विस्ट है
हमारी जो इंडिपेंडेंस थी वो 1946 में मिल गई थी, बट यहीं जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तभी कांग्रेस में भी थोड़ी सी डिवीजन हो गया था, जो था इंडियन कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो जब हम लोग 1930 से हमने स्टार्ट कर दिया था अपना सिविल डिसोबीडियंस एक्ट, जब हमारे इंडियंस पे पावर आने लगी थी, हिंदुओं पे पावर आने लगी थी, तो 1930 से ही जो हमारे मोहम्मद इकबाल थे, प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, उनने ये डिमांड करना शुरू कर दिया था कि मुस्लिम्स के लिए भी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए, उन्हें भी रिकॉग्नाइज किया जाए। पाकिस्तान को कोई मेंशन नहीं हुआ था, बट 1946 में जस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया से पहले थैंक यू। कौन बोल रहे हो? 1996 में 1946 तो 1946 में ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान का डिमांड किया गया था। ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान इन द सेंस, ईस्ट पाकिस्तान हमारा जो बांग्लादेश है और वेस्ट पाकिस्तान जो भी पाकिस्तान है। तो बांग्लादेश इसलिए किया गया था क्योंकि जहाँ तक मैंने बताया था पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, वहाँ से जो हमारा वेस्ट बंगाल है और ईस्ट बंगाल है, ये दोनों पार्ट डिवाइड हो गए थे। तो जो हमारा ईस्ट बंगाल था वही था हमारा ईस्ट पाकिस्तान। तो ये चीज़ इसके बाद भी, उसके बाद रिवॉल्ट शुरू हो गया था हिंदू और मुस्लिमों के बीच। फिर गांधी जी, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग जिसमें मोहम्मद इकबाल थे, वो सब मिलते हैं, आईएनसी, ये चारों लोग मिलते हैं और फिर 1947 की इंडिपेंडेंस मिलती है, जब जो इनकी डिमांड थी वो पूरी कर दी गई थी। डिवीजन, किसी को कोई डाउट? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते तो पूछो, ऑनलाइन में कोई बच्चे क्वेश्चन पूछना चाहते तो पूछ सकते हो, ठीक है? एनीबॉडी कोई भी चेंज करना चाहते हो उसमें चेंजेस? HSRA में पार्टिसिपेट कर सके तो ब्रिटिशर्स के कुछ लोग अच्छे भी तो होते थे। हाँ ऑफ कोर्स। तो HSRA, ये चीज़ें बुक्स में नहीं लिखी गई है, बट ऐसी चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं। हिस्ट्री में हर चीज़ नहीं लिखी जा सकती, बट जो हिंदूज थे, अब ब्रिटिशर्स, मैंने जैसे कहा था हमारे पास 1928 जो हमारी HSRA थी वो इंडिपेंडेंट आर्मी थी, उससे पहले जो आर्मी थी वो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी। तो उसमें ये थोड़ी था कि सिर्फ ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स तो ऑफिसर्स थे ना, जो फुटमैन थे, जो हमारे लाइक PBOR और JCO होते हैं, अब वो सब तो इंडियंस ही थे। तो उसमें से जिन लोगों ने रिवॉल्ट करना चाहा, जो लोग HSRA में गए, उनने क्या किया, वेयर हाउस से एमिनेशन, वेपन्स वगैरह ली, HSRA में आए, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर HSRA बढ़ती हुई आगे। और ये सब डाउट? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी ने 11 डिमांड्स किए थे, तो जो मतलब उनको मना किया था, क्यों मना किया गया? अब उसका भी रिप्रेसिव साइकिल है, बुक में इतना अच्छे से क्लियर दिया नहीं है, पर वो एक न्यू इंट्रोडक्शन करना चाह रहे थे पावर डिवीजन का, और उसमें भी इंडियंस को थोड़ा सा लो, लाइक हम लोग कह सकते हैं 60-40% की पावर डिवीजन हो रही थी, तो उसकी वजह से वहाँ भी वो कैंसिल हो गया। तीन वर्कर्स। वर्कर्स, हाँ, तो उसकी इतनी क्लियर डेट लाइक स्पेशली लिखा नहीं गया कि वो 10 वर्कर्स मूवमेंट है, लेकिन उसमें लिखा है कि सितंबर 1930 से 1932 में जब शॉर्ट सत्याग्रह चला था, अभी गांधी जी ने स्टार्ट किया था, तो जो उनके फॉलोअर्स थे उनने गांधीयन कैप पहना, और 10 वर्कर्स मूवमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि मोस्टली लोग जो थे वो टेन वर्कर फैक्ट्री से निकल रहे थे और उन्हें गांधीयन हेड पहन रखा था, तो इसलिए हमने उसे 10 वर्कर्स मूवमेंट का नाम दिया है, जिसमें वो ये कह रहे थे कि हमें भी शॉर्ट सत्याग्रह हो गया तो फिर मूवमेंट चलते रहे ना। और एक और मूवमेंट है जिसमें मतलब टी वर्कर्स मूवमेंट, जहाँ पे प्लांटेशन से कुछ रिगार्ड्स, चंपारण मूवमेंट इन बिहार, इंडिगो प्लांटेशन, और ये सब डाउट। पूछो पूछो। टी वर्कर्स का कुछ ऐसे नाम हुआ था ना,
हाँ तो मैंने तो बोला ना, इंडिया में चल रहा था पूरा। अब मैंने बताया ना 19 1927 में इंडिया के पास इंडस्ट्रियल पावर आ गई, 1928 में मिलिट्री पावर आ गई, 1929 में पॉलिटिकल पावर आ गई। इंडियंस के ऊपर आ रही थी। अब आइडिया वाइड स्प्रेड तो हो गया हर जगह, क्योंकि सब लोगों को प्रॉब्लम हुई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद। और सॉल्ट सत्याग्रह तो वैसे ही जो सॉल्ट टैक्स लगा था तो पूरी इंडिया को दिक्कत भी होगी। इसलिए चाहे वो असम से हो चाहे कहीं से भी हो, बात ये है कि रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट 1906 था। कहाँ कहाँ पे वो मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट? अच्छा वो वैसे स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में हुआ था, जब ईस्ट और लाइक अगर हम यूपी में रह रहे हैं, अब यूपी को अगर हम 4 प्रोविंसेस में डिवाइड करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और हम लोग कहते हैं कि अब इनकी जो पॉलिटिकल पावर है और इकोनॉमिकल जो इनका फंड्स है, अगर हम उन्हें डिवाइड कर दें तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। वही चीज़ यहाँ भी हो रही थी जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, तो ईस्ट और वेस्ट, अब उनका तो आपने घर बीच में डिवाइड कर दिया ना। अब जैसे कि मैं यहाँ रहना, मेरे रिलेटिव्स वहाँ रह रहे हैं, तो अब मैं नहीं मिल पाऊंगा। तो इसलिए यहाँ जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल था, ये मोस्टली ये वायलेंस भी जा रहा था और नॉन वायलेंस भी जा रहा था। अब यही चीज़ आईएनसी भी कह रही थी, आईएनसी भी डिफरेंट ओपिनियन पे कि हमें तो वायलेंस ही करना चाहिए, अचानक से हमारा घर कैसे उजाड़ दिया बीच से। तभी तो कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स भी हुए थे, गरम दल और नरम दल। एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे कि हमें तो वायलेंस है, वायलेंस करेंगे हम, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे घर बीच से वो कर दिया डिवाइड। और मॉडरेट्स कह रहे थे कि हम लोग एक कॉमन सॉल्यूशन पे आ सकते हैं, हम लोग ब्रिटिश को समझा देंगे ऐसे, क्योंकि आपने नहीं करना चाहिए था आपको। तो मॉडरेट्स का ये था आइडियोलॉजी। स्वदेशी मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। स्वदेशी मूवमेंट, अब हम लोग अगर कह भी सकते हैं अगर स्वदेशी मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग ये मूवमेंट का रिजल्ट जो था उसमें ये था कि वहाँ पे ब्रिटिशर्स का जो पावर थी उसे काफ़ी तरह से डाउन कर दिया गया था, फिर दोबारा से इंग्लैंड को आना पड़ा था। और उसका ये अब सक्सेसफुल चला, भली हो भी गया, बट प्रॉब्लम ये है कि 1946 के बाद वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया था। और उसके बाद हम लोग, अब ये ईस्ट पाकिस्तान बन गया और लोग ये एक्सेप्ट भी कर रहे थे, तो हम लोग ये कह सकते थे कि ये शायद एक तरीके से फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि फिर हम लोग कह सकते हैं कि मुस्लिम्स डिवाइड होने लग गए थे वहाँ भी, और उन्होंने कह दिया कि हमें डिफरेंट आइडेंटिटी चाहिए, हमें ईस्ट पाकिस्तान बनना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरीके से फेल भी हो गया था, लेकिन इतने समय तक ये लोग यूनाइटेड थे एज अ बंगाल, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो एक तरीके से पास भी था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और डिसोबीडिएंट मूवमेंट में डिफरेंस क्या है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन मेरिट है, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था, 1921 में हुआ था, और सिविल डिसोबीडियंस 1930 में हुआ था, तो एक डिफरेंस है? क्या मैं लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, क्योंकि वहाँ के सिचुएशन अलग थी, यहाँ की सिचुएशन अलग है। तो हमें ये नहीं लिखना कि वो कब हुआ था। हाँ, हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिख सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विच वाज started in 1930 and the difference between the non-cooperation movement which was started in 1921 is as follows. तो फर्स्ट जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, हमने क्या किया था, हम लोग अब जैसे मैंने लिखा है, लॉज को तोड़ दिया गया था। एक तो सॉल्ट लॉ था,
जिसपे सॉल्ट में टैक्स लगा दिया गया था। तो हमने कहा था हमें ये लॉ चाहिए थी। हमने इसमें क्या कहा था, हमने फैक्ट्रीज में गए, फैक्ट्रीज में जाके हमने खुलेआम सॉल्ट बनाने लग गए थे। हम लोग दिखा रहे थे ब्रिटिश को कि हाँ हम सॉल्ट बनाएंगे, तुम हमें नहीं रोक पाओगे। यहाँ मैंने दूसरी चीज़ भी लिखी है, फॉरेस्ट लॉ। किसी को पता है? तो ये चीज़ जो चली थी सॉल्ट लॉ, वो तो एक कॉमन जनरल प्रॉब्लम थी, बट फॉरेस्ट लॉ उनके लिए था जो फॉरेस्ट्री और इन एग्रीकल्चर वर्क्स में काम करते थे। तो इन्हें इनकी प्लांटेशन जो थी उन्हें छोड़ने से मना कर दिया जाता था, उन्हें यहाँ पूरे डे रखा जाता था। और मिनिमम वेज हमेशा हमें हमें हमेशा की जो प्रॉब्लम होती है मिनिमम वेज, और इन्हें हमेशा रोक कर रखा जा रहा था। तो फॉरेस्ट लॉ भी इन्हें तोड़ दिया। क्यों? जब सिविल सॉल्ट सत्याग्रह हो रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा था, तो असम से लेके पूरा जम्मू से लेके तमिलनाडु हर जगह रेवोल्यूशन चल रहे थे। तो जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो इन लोगों को भी पावर देखी, इन लोगों को लगा कि हाँ अब हम लोग घर जा पाएंगे, फाइनली हमें भी इंडिपेंडेंस मिलेगी। तो ये लोग भी अपने फॉरेस्ट अपने प्लांटेशन से बाहर आए और ये भी रिवॉल्ट में आ गए थे। वहीं अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें, तो पीसफुल प्रोटेस्ट थी। हम बस ये दिखाना चाह रहे थे कि आप और हम जो है एक कॉपरेशन हमारे बीच में, लाइक हम लोग कह सकते हैं एक बॉन्ड है, एक कॉमन बॉन्ड जिसमें एक सिंपल आइडियोलॉजी हम फॉलो कर सकते हैं और एक कॉमन सॉल्यूशन को ढूंढ सकते हैं। तो हमारा ये तो एक हमारा ये हो गया। सिविल डिसोबीडियंस में कौन पार्ट ले रहा था? पूरे इंडिया। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हमारा हुआ था वो हमें लाइक हम लोग कह सकते हैं कि हमें बहुत सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स के बाद जाना पड़ा था और तब जाके ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। वहीं अगर हम सिविल डिसोबीडियंस की बात करें, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, हिंदू मुस्लिम दोनों। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में तो बहुत ज़्यादा मास मोबिलाइजेशन था, बट अब जब ये इसको बंद कर दिया गया था चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, तो सिविल डिसोबीडियंस में इतनी पार्टिसिपेशन नहीं आई थी। और उसके बाद 1934 में आई थिंक दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। उस समय तो पार्टिसिपेशन लाइक हम लोग कह सकते हैं इसकी जो पार्टिसिपेशन थी उसकी और 70% थी। तो यहाँ पार्टिसिपेशन लेवल ग्रेट था, बट यहाँ पे हमने जो रिप्रेशन लेवल किया था यहाँ हमारा ज़्यादा था। लाइक यहाँ पार्टिसिपेशन ग्रेट था, यहाँ सब लोग कॉमन उसमें आए थे, क्योंकि फर्स्ट 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर हुई थी। इसमें ब्रिटिश ने भी पार्टिसिपेट किया था एज इंग्लैंड तो पावर में थी 1958 के बाद, है ना। तो हम अब फोर्स रिक्रूटमेंट, सेकंड पेज है ना, सेकंड पेज पे जाना, सेकंड पेज। अब वहाँ आई थिंक 679 से लिखा होगा कि जो इंडियंस थे, जब हमने तो जो इंडियंस थे उन्हें फोर्स रिक्रूट किया गया था वर्ल्ड वॉर के लिए। और उसके बाद फिर वहाँ पे बेगार भी लिखा होगा, जब इनसे कहा गया था लाइक इन्हें वेजेस ही नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन इनसे फिर भी काम कराया जा रहा था। तो ये जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से यहाँ पे ये कॉमन प्रॉब्लम बन रही थी। क्यों? क्योंकि हर विलेज से, हर घर, विलेज के हर घर से एक मैन को तो जाना ही है वहाँ लड़ने। तो यहाँ पे मास वो था मोबिलाइजेशन, यहाँ पे ज़्यादा लोग आए थे। बट यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हमारे पास HSR भी है, हमारे पास पॉलिटिकल पावर भी हमारे पास, लाइक, और पूरे इंडिया में ये चीज़ वाइड स्प्रेड हो गई थी, सॉल्ट लॉ और फॉरेस्ट लॉ। तो इसकी वजह से यहाँ पे मास रिप्रेशन हुआ था। हम लोग ब्रिटिशर्स को लाइक हमने ये लॉस तोड़ दिए गए थे और इन लॉस को हटा दिया गया था, सॉल्ट लॉ और फॉरेस्ट लॉ। और कुछ डाउट? साइमन कमीशन। अब ये हुआ था 1928 में, साइमन कमीशन। अब इसके लिए अब हमें थोड़ा सा बैक चलते हैं। हमारे जो इंडस्ट्रियल पावर थी इंक्रीज हो गई। 1924 हम जो मिलिट्रिकल पावर से ब्रिटिश को रिप्रेस कर रहे थे वो
बंद करवा दी गई। अब 1928 में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन ये कह रहा था कि लाइक अब जब इंडिया थोड़ा सा चल रहा था स्टेबल तरीके से, तो साइमन कमीशन कह रहा था, एक इनकी कमेटी थी, ये कमेटी थी और ये कह रही थी कि हम लोग इंडिया का एक टूर लेंगे, कुछ बाउंड्रीज सेट करेंगे और उस बाउंड्रीज के अंदर हम लोग सबके लिए एक हम लोग कह सकते हैं जनरल लॉज और जनरल मोबिलाइजेशन का मतलब पता है ना, स्टेबलाइज। तो हम लोग एक जनरल तरीके से एक सॉल्यूशन ढूंढेंगे और इंडिया को थोड़ा सा स्टेबलाइज तरीके से कंडक्ट करेंगे, चलाएंगे। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या हुई थी, इसमें ये प्रॉब्लम थी कि इसमें सब ब्रिटिशर्स थे और इंडियंस का इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। इंडियंस इसमें आप कोई अपनी बात नहीं रख सकते थे, ब्रिटिशर जो मर्जी आए वो लॉ पास कर सकते हैं इसमें। तो इसे जब ये लोग यहाँ कमेटी लेकर अपनी आए थे 1928 में, तो इन्हें एक नारे कह के भगाया गया था जिसका नाम था साइमन गो बैक। ठीक है ना? अगर आप बेगार वो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात का जो टाइम था उसी समय चल रहा था, जब एक वर्कर को विदाउट एनी वेजेस या लाइक बेयरली मिनिमम वेजेस जब उनसे काम करवाया जाता, बेयरली वेजेस लाइक ये कहता एब्सेंसी था उस वेजेस में। एनी मोर डाउट? कुछ ना कुछ और नहीं तो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। तो तुम लोग इसी से याद भी कर ले रहे हो, याद भी हो जाए। अच्छा चलो हिस्ट्री सही, हर दिन मैथ साइंस मैथ साइंस यथार्थ। इसके बाद तुम्हारे नहीं, जैसे कि मैंने कहा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरी इंडिया में चल रहा था, असम से लेकर कन्या से लेकर कुमारी तक हर जगह चल रहा था। अब यहाँ जो वुमेन थी इन्हें भी अब वो करना था रिवॉल्ट, क्योंकि ऑपरेशन के अंदर तो वो भी आ रहे हैं, रूल्स उनके लिए भी सेम ही है। तो जो रोल ऑफ वुमेन था इन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, अपनी एसोसिएशंस बनाया और ये अगेंस्ट गए ब्रिटिश के। बट यहाँ पे जब कांग्रेस और गांधी जी ने जब चीज़ देखी कि वुमेन भी इनके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो अब गांधीयन आइडियोलॉजी ये कहती है कि वुमेन को गुड मदर्स होना चाहिए, गुड वाइफ्स होना चाहिए, उन्हें एटलीस्ट अपने हाउस होल्ड वर्क पे ध्यान देना चाहिए और ये बाहर के जितने भी पॉलिटिकल मिलिट्रिकल इंडस्ट्रियल मामला चल रहा है अभी वो हम पे छोड़ देना चाहिए। इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इनने एसोसिएशंस भी बनाए, इनने ट्राई करा पूरा कि हम भी पार्टिसिपेट करें। बट कांग्रेस और जो हमारे गांधी जी थे उनने इन्हें रिप्रेस करने का ट्राई किया था। और बेटा यथार्थ कुछ तो पूछ ले। इसके मतलब चौड़ी चौरा मूवमेंट जब बता रहे सो गया हो। चौरी चौरा मूवमेंट क्या था? अब इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले जाऊंगा। 1919 रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को ओवर सस्पिशन अगर उस पर शक होता है किसी भी इंसान पे तो हम उसे जेल में डाल देंगे 2 साल के लिए, सिंपल। इसी के अगेंस्ट जब लोग गए थे जलियांवाला बाग में तो उन पर मास शूट आउट हुआ था वाला। उसके बाद 1920 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रही थी इस समय। 1919 में ये सब चल रहा था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में ख़त्म हो गई थी। अब 1 साल का टाइम लगता है सारी कंट्रियों को दोबारा करने में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 30 में एक नहीं 3-4 कंट्रियों से लड़ना पड़ रहा था। तो 1919 में फिर ट्रीटी की बात की गई थी कि अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, एक कंट्री जीत गई, कंट्री हार गई, 3 कंट्री जीत गई, 3 कंट्री हार गई। तो अब इसे रिजल्ट निकालें। तो 1919 में रिजल्ट की बात चल रही थी। तो जब हमारा यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही थी रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग 1920 में इसकी जब ये सारी चली थी तो रूमर्स चलने में टाइम लगता है। रूमर्स चलने में टाइम लगता है ना, क्योंकि अगर हम लोग मैप में देखें इंडिया यहाँ पर है और लड़ाई चली थी यहाँ पे रशिया जर्मनी और इन सब साइड पे, तो रूमर्स को यहाँ तक आने में टाइम तो लगेगा लोगों में फैलने में, और उसका बहुत सारे अलग अलग तरीके से आएगा, कोई किसी से कुछ कहेगा, कोई किसी से कुछ कहेगा। तो जब तक ये रूमर्स यहाँ 1919 के बाद 1920 में रूमर्स आई, शौकत अली और मोहम्मद अली ने गांधी जी को बताया कि खिलाफत
मूवमेंट खिलाफत इशू हो रहा है, यहाँ पे हमारे जो लीडर है उन्हें मारने की, उन्हें उनकी पावर छीनने की बात हो रही है। तो इनने इसी इशू को उठाया, हिंदू और मुस्लिम को एक साथ यूनाइट कर लिया। उसके बाद अब मेरे पास आर्मी तैयार है, ब्रिटिश सामने खड़ी है, मैं लड़ने तो जाऊँगा। तो इनने 1921 में नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट किया, है ना। अब ये तो पीसफुल थे, गांधी जी लड़ाई अंत वो क्या होता है वो हिंदी में वर्ड नॉन वायलेंस हिंदी में क्या कहते हैं, अहिंसा। तो वो तो अहिंसा वाले इंसान थे, वो तो वायलेंस नहीं चाहते थे। और उसके बाद क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट हो रहा है, रौलत एक्ट भी लगा हुआ था, है ना। तो अब जब ये पूरी, अगर हम इंडिया की बात करें, अभी इंडिया की बात करें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक जगह से स्टार्ट हुआ, अब दूसरी जगह फैल रहे हैं। तो लाइक गांधी जी तो एक जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मान लें हम लोग गांधी ने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से ये फैल रहा है, तो कुछ लीडर्स यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे, कुछ यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे, कुछ यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना। तो अब ऐसे जो कुछ लीडर्स थे उन लोगों का अरेस्ट कर लिया गया था, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और अभी उन्हें लाइक जेल में नहीं भेजा था, अभी उन्हें पुलिस स्टेशन में रख रखा था। तो वहाँ के जो लोग थे, चौरी चौरा कहाँ पे, गोरखपुर, चौरी चौरा इंसिडेंट है वो एक्चुअली गोरखपुर में, यूपी में, गोरखपुर में। तो जहाँ पे जो इनके लीडर्स थे उन्हें यहाँ पे अरेस्ट करके रखा हुआ था। अब जैसे कि अब मेरे कोई लीडर है, अब वो अगर अरेस्ट हो गया तो मैं उसे छुड़वाने तो जाऊँगा, यहाँ पे तो रिवॉल्ट कर रहा है, खत्म थोड़ी बात, लड़ाई तो भी बाकी है। तो हम लोग गए, अब ब्रिटिशर्स ने वहाँ से गोली चलाना स्टार्ट कर दी, हमने भी फिर हमला कर दिया। तो पीसफुली आ रहे थे बात करने, हथियार तुमने चलाया पहले, खत्म हम करेंगे। तो फिर लड़ाई हुई और गांधी जी तो वैसे ही अहिंसा वाले थे। जब ये लड़ाई हुई तो उनने 1922 में इसी चीज़ की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया, क्योंकि इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकला, 22 प्रेसमैन मारे गए, स्टेशन जला दिए गए। तो उसके बाद सिविल लाइक किसी सिविलियन को चोट लगे ना लगी, ये वो चीज़ दिखी नहीं गई है, पर हो सकता है अगर गोलियाँ चली थी तो। और कुछ बाबा रामचंद्र कौन थे? बाबा रामचंद्र पूरा नाम ये है। रामचंद्र भाई बाबा रामचंद्र, इंडेंजर लेबर जो कृषि में था। You can refer the book also. हमने पढ़ा तो है। अच्छा, तुम लोग सब बुक देख देख के पूछ रहे हो तो उसके लिए तो डिफिकल्ट होगा ना। अच्छा, तुम लोग को बिना बुक देख के पूछना चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। अब मैंने कहा तो 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया था। 1924 में मैंने राजू का नाम दिया, राजू कौन थे, एक ट्राइबल थे। तो 1922 से 1924 तक वो भी रिवॉल्ट कर रहे थे एज अ ट्राइबल, गुरिल्ला वॉरफेयर। राजू, अब ये चीज़ सिर्फ ट्राइबल से थोड़ी थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाइक हम लोग तो बहुत सारे लोग थे, बाद में हम लोग बिखर गए थे, जब ये खत्म हुआ था तो ये लोग बिखर गए थे। राजू को अपना नाम क्या था? आलोरी सीताराम। रवि सीताराम, ठीक है ठीक है, सही है, बताइए बताइए। हम लोग बिखर गए थे, तो ट्राइबल्स ने यहाँ अपनी लड़ाई तो करी, वहीं दूसरी साइड इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी अपनी लड़ाई करी। क्योंकि जैसे मैंने बोला बिगाड़ उस समय चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, तो बिगाड़ तो चल रहा था। तो अब उन्हें तो अच्छा नहीं लगा होगा, कैसे क्यों हो रहा है, हम तो मेहनत कर रहे हैं ना, पैसे तो तुम्हें मिल रहे हैं, मेहनत तो हम कर रहे हैं। तो उनने इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। आईएनसी ने पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। अब जैसे कि क्या क्वेश्चन है बेटा, आईएनसी ने क्यों सपोर्ट नहीं किया था नॉन? हाँ, तो अब कोई इशू हुआ है, जैसे खिलाफत इशू हुआ है ना, वो अलग कोने में हुआ है ना। अब उस इशू को हम उठा रहे हैं इंडिया में। अब जैसे कि ये चीज़ तो गांधी जी को पता चली थी, वो भी किसके थ्रू, शौकत अली और मोहम्मद अली के थ्रू। ये चीज़ वाइड स्प्रेड तो नहीं हुई थी, सारे लोगों को थोड़ी पता था, सारे लोगों को नहीं पता था। तो ये चीज़ अब उन्हें पता चली, उन्हें कोलकाता सेशन सितंबर में ये चीज़ बता दी कांग्रेस को कि हाँ ये एक इशू है। अब कांग्रेस तो ये कहेगी ना, हम पता चला हम लोग कहते हैं 100-200 लोग गए, फिर ब्रिटिश ने इन लोगों को जेल में डाल दिया, रौलत एक्ट तो चल ही रहा था। तो अगर जेल में डाल दी, फिर
नहीं कर सकते ना, या फिर अगर अगर कोई इंसिडेंट हो जाए उल्टा सीधा तो हम नहीं कह सकते उस चीज़ के बारे में। तो सितंबर में कोलकाता सेशन में ये चीज़ आईएनसी ने बोला कि हाँ ये नहीं हो सकता। तो शौकत अली, मोहम्मद अली और गांधी ये तीनों जाते हैं इंडिया में घूमते हैं, लाइक सब लोगों को इस चीज़ के अवेयर करते हैं, चौकन्ना करते हैं इस चीज़ से। और फिर जब दिसंबर में यही चीज़ दोबारा प्रपोज की गई थी, जब सब लोगों को ये ऑलमोस्ट पता चल गया था कि हाँ खिलाफत इशू क्या है, तब जाके इसे रिकग्नाइज किया गया 1921 में नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट का। गांधी जी ने हिंदू स्वराज मूवमेंट, हिंदू स्वराज जो मूवमेंट 1909 कब लिखी, 1909 और क्या था उसके अंदर? उसके अंदर यही था, हाँ वही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में कि ब्रिटिशर्स और इंडियंस जो है वो एक बॉन्ड के एक कॉपरेशन के अंदर आते हैं। जब तक हम कॉपरेट करेंगे तब तक वो ही हारेंगे। उसके बाद उनकी जो आइडियोलॉजी है सत्याग्रह, उसी के ऊपर लिखी। तो बहुत कुछ है क्योंकि अगर 200 सौ करने की होगी तो मैं थोड़ी बड़ी एनी और डाउट? मैंने क्वेश्चन पूछा उसका बुक में भी एक आंसर और लिखा है कि कांग्रेस अपना अलग ही डिमांड करता था कि वो आने वाले इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा और रूल करके ब्रिटिश रूल को ऑपरेट करेगा। वही मैं पूछ रहा हूँ। ये चीज़ किस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इस चीज़ का, हाँ ठीक है ये तो पता चल गया, ये चीज़ पता चली। अब इसी चीज़ का अगर 10 साल फॉरवर्ड करते हैं 1929 तो अगर कुछ पेज आगे करोगे तो एक चीज़ और लिखी होगी महासभा, हिंदू महासभा। अब मैंने बताया था मोहम्मद इकबाल जो थे वो ये कह रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट चाहिए, उसी साइड हिंदू महासभा ये कह रही थी। अब हिंदू महासभा ने ये चीज़ कही थी 1928-29 के समय कि लाइक हिंदूज पे पावर आ रही है और ऐसे सारे वगैरह ये सारी लाहौर सेशन हो गया था पूर्ण स्वराज के बारे में। तो यहाँ पे इस जगह पे जब हिंदू महासभा ने ये कहा था तो उन्हें थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील हुई, तभी 1930 में उन्होंने ये चीज़ को डिमांड किया था। तो आईएनसी का जो ये था कि हम पॉलिटिकल अंदर रहेंगे तो उसमें एक पावर थी हिंदू महासभा। उसके बाद गदर पार्टी भी आई, स्वराज पार्टी भी आई। तो वो पार्टियां धीरे धीरे अंदर आईएनसी की फॉर्म होने लग गई जिससे वो डिफरेंट जगह के डिफरेंट लोगों को रूल कर सके, लाइक उन्हें पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सके। एनी मोर थिंग बेटा तुम्हारा कोई अदर जो चीज़ छूट गया उसके बारे में? मूवमेंट के उनके लीडर्स को अरेस्ट किया गया था ना, कुछ रिलीज हो गया है ये नहीं तो वो किस एक्ट के अंदर अरेस्ट वो चीज़ लिखी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा था रॉलेट एक्ट है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो यही था ना कि रॉलेट एक्ट था। नहीं, जो चीज़ तुम लोग का छूट गया उसको डिस्कस करो, बहुत सारे चीज़ छूटा है, डिस्कस करो बाकी। हाँ ठीक, डाउट करो। तो रॉलेट एक्ट तो हुआ, इसके अगेंस्ट हमें प्रोटेस्ट किया जलियांवाला बाग हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ। इसके अंदर जो लीडर्स थे अब तो लीडर्स को अरेस्ट किया है ना, तो हम इन द सेंस ये कह सकते हैं कि उन्हें रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट ही किया गया था अरेस्ट, तभी ये चीज़ यहाँ हीटअप हो गई और फिर लड़ाई वगैरह हो गई और वो छूट गया। अच्छा ओके, अवध वाला जो ईशान अवध किसान समाज होता है वहाँ पे जो वो बड़ा शायद इसको पता नहीं, अच्छा शायद पता नहीं, कोई बात नहीं, ये वाला तुम्हें पढ़ा नहीं, तुम ईयर वाइज उसको ये किया, लेकिन उसमें जो फ्रैगमेंट्स में जो था ओके मैंने सब मेन स्टोरी याद कर ली थी, हाँ जैसे भूलूँ ना। ठीक है, बहुत अच्छा बताया तुमने। मतलब इस तरीक़ा से हर मतलब फिफ्थ को मतलब देखो कोई भी चीज़ सेलिब्रेशन होते हैं उसके अलग अलग पहलू होती है हर सेलिब्रेशन। तो इसमें हम लोग जो है प्रॉपर पॉजिटिव वे में इसका सेलिब्रेशन होती है। तो हर फिफ्थ को तुम लोग का कोई ना कोई चैप्टर इस तरीक़ा से बताना चाहिए, हाफ एन आवर 1 आवर, नॉट लेंथी। जैसे हर फिफ्थ को महीना के फिफ्थ में मतलब कोई एक चैप्टर तुम लोग के कोई ना कोई बच्चे को बताना चाहिए और उसमें से क्या क्वेश्चन आंसरिंग होना चाहिए। कोई बच्चे और जाके फिर उसको और भी थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए, ठीक है बेटा। लेकिन इसको सपोर्ट देने के लिए कोई भी नहीं है, तुम तो क्वेश्चन ही पूछ लिए, इससे ये सोच नहीं पाए ये भी दोस्त है, इसको थोड़ा सपोर्ट करें, है ना। इसी से तुम तो क्वेश्चन पूछने में लग गए। ओके, फायदा तो मेरा ही हो गया ना, मेरे को पता चल गया ना कि छूट गया। हाँ ये भी बात सही है। ये देखो पॉजिटिव मेंटालिटी है, किससे पता चला कि कोई ना कोई चीज़ जो हमसे छूट गया
उसको भी हमारा रिविजन हो गया। ठीक, ओके चलो। क्लास तो ओके, नहीं बहुत अच्छे से बताया इसने, लेकिन हम लोग का भी जो बाकी जो चीज़ें हैं सब्जेक्ट है, जैसे मैथ है, साइंस है, ऑनलाइन में कोई पढ़ाना चाहते हो? ऑनलाइन में पढ़ाना थोड़ा आसान पड़ जाता है। अच्छा ओके ठीक है। तो तुम लोग को कैसे लगा बेटा ऑनलाइन में जिन लोग प्रेजेंट हो? ठीक है, इंटरेस्टिंग तो बोल दिया था मैंने, मैसेज किया तो बोला सर इंटरेस्टिंग है, तो आप इसको कंटिन्यू करने दीजिए, तो कंटिन्यू कराएं। ठीक है बेटा। तो बाकी सब्जेक्ट के बारे में कौन आ रहा है? वो इसका भी और अदर सब्जेक्ट मैथ साइंस कोई नया तरीका से बताने का, एनीबॉडी इज कमिंग? अच्छा देखो, जानवी ने लिखा गुड, बहुत अच्छा पढ़ा है। और कोई आते हैं? नोबॉडी? ट्रिगोनोमेट्री साइंस बेटा 15 मिनट टाइम है, जो भी देखो, नहीं तो मैं आगे पढ़ाना शुरू करूँगा। कोई आ रहे हो? ट्रिगोनोमेट्री साइंस, फिर हिंदी इंग्लिश, कोई ना कोई तो चीज़ जिसमें तुम मास्टर हो बताना है। देखो आकाश ने कम से कम 1 घंटा कंटिन्यूअस बताया, उसने भी प्रिपेयर करके आया, पढ़ा, उसने समझा, तभी तो समझाना है ना बेटा। ये एक चीज़ होती है कि जो जूनियर बच्चे, जैसे मतलब क्लास में जो ऐसे देखो सेम क्लास में होगा तो क्या कोई अच्छे पढ़ते हो दूसरे को समझाएंगे, कुछ पढ़ा नहीं कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे क्लियर कंप्लीट करते हैं। हाँ साइंस को भी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वो वाला बताना चाहते हैं, आ जाइए आ जाइए। तो आकाश इंटरेस्ट दे रहा है ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड, बोर्ड साफ करके फिर शुरू करें। ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ सेंड कर दूंगा, उसमें बाकी बच्चे भी उसमें थोड़ा सा मोटिवेटेड होके कोई ना कोई चैप्टर पढ़ाने लगेगा। गार्जियन भी बच्चे से कहेंगे यस, जब एक बच्चे पढ़ाते हैं तुम लोग को भी पढ़ाना चाहिए, इतने भी पढ़ाता ना हो तो सबका ड्यूटी अभी बन जाएगा। हर बच्चे का रिकॉर्डिंग होना चाहिए, क्या उसने पढ़ा सकता। यस ह्यूमन है, बुक को सामने नहीं रखना है, अच्छे बिना बुक से जितना पढ़ा सकते। डायग्राम भी बिना बुक देख, बिना बुक देख के जितना हो सके। मेरे देखो एक जो है ना साइकिल्स होती है, जैसे आज हम लोग पढ़ा रहे कल तुम लोग को पढ़ाना है। अभी से तुम अच्छा पढ़ाओगे तो क्या होगा, तुमको सभी रेस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, बिकॉज तुम्हें देखो लाइफ में कुछ भी चीज करो, तुम्हें दूसरे के सामने जाना है, पब्लिक के सामने जाना है, कस्टमर के सामने जाना है, तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम IAS अधिकारी भी हो गया, DM भी हो गया, तुम्हें पब्लिक के सामने जाकर कुछ बोलना है। मतलब तुम बोल नहीं पाओ तो कोई तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करे, तुम्हारे पास कितने भी नॉलेज हो जाए। समझ रहे हैं? समझ पा रहे तब भी तुम लोग नहीं आते। अच्छा डायग्राम में थोड़ा तो ज्यादा टाइम लग जाएंगे। अच्छा ठीक है करिएगा। देखो ये टीचर्स डे के लिए पढ़ के आया, मेहनत करके आया ना, कि मौका मिल जाएंगे सर बोलेंगे हम लोग तो सबसे पूछ लेता हूँ, ऐसा होना चाहिए। टीचर से भी जब पार्टी होना, कब केक काटना हो करना, वो अलग बात है भाई, वो तो अलग है। लेकिन आज के टाइम में पढ़ाना कि बच्चे यंग जो बच्चे जो है पढ़ा सकते हैं कि नहीं, हम क्या पढ़ाए उससे कोई मतलब नहीं। तुम पढ़ाएगा तभी तो हमको मतलब ये होगा कि यस जो मैं पढ़ाया तुम उसको पढ़ाता। टीचर के बहुत सारे तरीका होता है आइडेंटिफिकेशन। एक तो टीचर के पास क्वालिफिकेशन है, लेकिन सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये होते हैं कि जितने बच्चे पढ़े हैं वो लाइफ में कितने एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, तुम लोग अच्छा बनोगे, एस्टेब्लिश हो जाओगे लाइफ में, तभी तो अच्छा रहेगा। ह्यूमन आई का डायग्राम बहुत बढ़िया वाला। हाँ बोलो यथार्थ क्या है? ह्यूमन आई है डायग्राम, ह्यूमन आई
मैथ्स इसे पढ़ाते हैं, तुमने स्कूल में देखा है, यहाँ पे देखा, कैसे शुरू हुआ, तो बताना चाहिए ना, तभी तो होगा। आज देखोगे तुम्हारे पेरेंट्स को भी खराब लगेगा, ये मेरे बच्चे भी तो जाते हैं लेकिन वो बिल्कुल नहीं आए, इसका मतलब हमारे बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं था, ना तो इंटरेस्ट नहीं लेता वो। तुम भी आ जाते, थोड़ा बहुत पढ़ा देते तो क्या होता, पेरेंट्स को थोड़ा फीलिंग होती ना कि तुम कुछ पढ़ रहे हो। जब तुम जानते हो क्यों नहीं बोल पाते? हाँ, स्टार्ट करो, स्टार्ट। अब हमारा चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसे शिफ्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ह्यूमन आई क्या है, क्योंकि हम दुनिया को तभी देख पाएंगे जब हमारे पास आँख होगी। बिना आँख कोई देख सकता है? आँख होगी। अब हमारा जो ह्यूमन आई है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इससे जो फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर है वो होता है कॉर्निया। किसी को बताना कॉर्निया क्या होता है? Cornea is the outermost आउटर मोस्ट कवरिंग। it is a protective and gathered in light enters. थ्रू विच लाइट? ओके, देखो अभी कितना, मतलब ये तुम्हें प्रैक्टिस लगाना पड़ता है। तुम लोग पहले इससे पूछ रहे थे, तो अभी तुम लोग से पूछ के पढ़ा दे रहे। ठीक है, ये भी तुम्हारा अच्छा टेक्निक है। ओके, गुड। तो इट इधर क्या कर रहे हो? अच्छा, अभी थोड़ा टाइम कम है बेटा, जल्दी कर दो। और कल का सबका होमवर्क है कि बोर्ड पढ़ा 5 मिनट, 5 मिनट। कल से 1 महीना तक होमवर्क रहेगा, बीच बीच में किसी को बुलाएंगे, उसे पढ़ाओ। अब ये एक आउटरमोस्ट कवरिंग है जिसके थ्रू लाइट आती है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो प्राइमरी लेंस है, क्योंकि लाइट आर पार जा रही है, वो रेटिना पे बन रही है। प्राइमरी लेंस हुआ ना, आर पार जा रही है, क्योंकि अगर मिरर होता तो रिफ्लेक्शन। इसके बाद सेकंड है क्या आएगा? गाना। कॉर्निया के बाद क्या आता है? अच्छा, 50-50 प्यूपिल या फिर आइरिस। आइरिस, बैठ जा। आइरिस स्पेलिंग खड़े हो गए। हाँ, अब बैठ। अब कॉर्निया हमारा आउटरमोस्ट लेयर है, उसके बाद आइरिस यहाँ आता है। आइरिस लेंस को प्रोटेक्ट रखता है, जो क्रिस्टलाइन लेंस है, जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस जो हमारा जिसके थ्रू हम देखते हैं, तो आइरिस उसे प्रोटेक्ट करता है। एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये तो हम लोग कहते हैं डार्क मस्कुलर डायफ्राम, ये इसका फीचर है। फंक्शन contraction and relaxation. controls and regulates the size of pupil. वशिष्ठ पढ़ के नहीं आया तो सीधे ही वशिष्ठ अब पता है। डायफ्राम पता है ना, बॉडी के अंदर क्या होता है? डायफ्राम। हम जब सांस लेते हैं तो नीचे आता है, जिससे लंग्स एक्सपेंड हो सके और एयर हम ब्रीथ कर सकें, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो फिर वो एक्सटेंड हो जाता है, जिससे एयर ना हो। सेम चीज़ डार्क मस्कुलर डायफ्राम जो हमारा आइरिस है वो करता है। जैसे कि अचानक से कहीं धूप हो जाए, तुम्हारी आइज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उसके बाद थोड़ा सा टाइम देगी, जिससे जैसे कि तुम डार्क रूम से आ रहे हो, अचानक से तुम ब्राइट में आ जाओ, थोड़ी देर तक दिखना बंद हो जाता है ना, ब्लरी ब्लरी सा हो जाता है। तो ये भी डार्क मस्कुलर डायग्राम है। कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द साइज ऑफ प्यूपिल। ये हमारे प्यूपिल को एडजस्ट होने का टाइम देता है अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, जिससे हम लोग देख सकते हैं। थर्ड ज्ञान क्या पे आएगा? वशिष्ठ।
कॉर्निया हो गया, आयरस हो गया, अब क्या है? प्यूपिल प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। फंक्शन हो गया। फीचर लाइक उसका हम क्या अपीयरेंस कैसे कह सकते हैं? अच्छा रिपीट करना, अल्लाह ने क्या आंसर बोला था? फंक्शन ऑफ प्यूपिल। आगे उठाया था ना जब मैंने पूछा था प्यूपिल क्या है? उठाया था, खाना भी नहीं उठाया था, खाना जैसे मैंने कहा आयरस एडजस्ट होने का टाइम देता है प्यूपिल को। जैसे कि हम लोग अंधेरे रूम से अचानक से रोशनी में आता था, आधी थोड़ी देर नहीं दिखती, तो वो एडजस्ट होने का टाइम देता है प्यूपिल को। प्यूपिल जो रोशनी आंखों में आ रही है उसे कंट्रोल करता है, जिससे हम लोग देख सकें। प्यूपिल के बाद क्या आएगा? क्या दोनों बोलते? एक बोलो, क्रिस्टलाइन लेंस या फिर सिलेरियम सेल।